नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और रुपए की बात करेंगे, जहां पर गिरावट यहां पर लगातार बनती हुई नजर आई है। रिकॉर्ड लोस के आसपास यहां पर रुपया फिर से पहुंचा है। कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी है, एक्सपेक्टेशन कि यहां पर आगे जाकर चिंताएं बरकरार रह सकती हैं। यूएस ईरान में यहां पर कुछ भी अभी तक निकल के रेजोल्यूशन के तौर पर नहीं आया है और यूएस और चाइना की जो मीटिंग है, जो वेडनेसडे से फ्राइडे के बीच में है, बाजार की अब उस पर नजर। साथ ही यहां पर बात करेंगे सोने चांदी की। सोने में तो बढ़त है ही, लेकिन चांदी ने ओवरनाइट यहां पर 5.5-6% की बढ़त दिखाई है। अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लियरली 2 महीने के हाईज पर फिलहाल कारोबार। यहां पर क्या करना चाहिए, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च आनंद बैनर्जी, गांधी एसके ज्वेलर्स के संजीव गर्ग एंड एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले यहां पर रुपया लेके आएंगे, क्योंकि उठापटक वहां पर जोरदार बनती हुई नजर आई है। रुपए में पिछले 12 महीने में करीबन 12.5 से 13% तक की गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। आप देख सकते हैं 95.5 के आसपास के स्तर और ऑलमोस्ट 0.25% की डिक्लाइन के साथ फिर रहा रुपए में कारोबार। आनंद, कैसे देखते हैं रुपए को? काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो ऑफकोर्स इसे बॉदर कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ से मार्केट्स कितनी गिरावट दिखा सकता है, उस पर भी आपकी एक सेंस लेंगे। चार्ट लेके आएंगे उससे पहले रुपए का आपके सामने, क्योंकि मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली आप जिस तरह से यहाँ पर देखें, गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार बनता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम लो यहाँ पर 95.6 का दिखाता हुआ, और ये आज का चार्ट है। लेकिन अगर हम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के चार्ट्स आपके समक्ष ले पाएं तो दिखेगा कि किस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो 3 महीने में 5.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर रुपए में कारोबार। 6 महीने की अगर बात की जाए तो ये मंदी और भी गहराई है, करीब करीब 8% की गिरावट, और पिछले 12 महीने में करीबन 12 से 13% की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है। आनंद, कैसे देखते हैं इस कॉन्स्टेंट डिक्लाइन को? ग्रेजुअल तो नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको, रुपया जाके रुकेगा? क्या फंडामेंटल्स फैक्टर्स आप वॉच कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार मनीषा। अभी एक्चुअली जो ऑयल शॉक है, जो एनर्जी शॉक है, इसका एक डबल इम्पैक्ट है ऑन इंडियन रुपी। एक है थ्रू करंट अकाउंट। जो ऑयल इंपोर्ट बिल है 122 बिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो हो सकता है अगर $80 $90 के ऊपर पूरा फाइनेंशियल ईयर सस्टेन होता है एवरेज ब्रेंट प्राइसेस, तो वो 160 170 बिलियन तक भी जा सकता है। मतलब 50 बिलियन का एक्स्ट्रा डॉलर डिमांड। ये तो एक चैनल हुआ है। सेकेंड चैनल ये है कि आपका जो एफपीआई का फ्लो है, वो इनफ्लो से आउटफ्लो में कन्वर्ट हो चुके हैं। करीब करीब $22 बिलियन का आउटफ्लो है सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर। तो ये जो डबल इम्पैक्ट है, इसको कुशन करने के लिए सिर्फ आरबीआई का इंटरवेंशन ही है जो इसको एक तरफ से एक कुशन दे सकता है, क्योंकि आरबीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल में यूएसडी आना स्टक हो जाए और उसके कारण आरबीआई कंटिन्यूज टू ब्लीड रिजर्व्स। तो अगर ऑयल प्राइसेस का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि इंडियन रुपी 97.5 98 तक भी जा सकता है। 97.5 98 तक भी यहाँ पर रुपया जा सकता है। आनंद, जिस तरह से हमने यहाँ पर रेट साइकिल टर्न होते हुए देखी है, क्रेडिट साइकिल, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि रेट कट तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन, न्यूट्रल या फिर रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है। किस तरह से हम आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में इसे देखते हैं? देखिए, अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 2022, क्योंकि 2022 में जो ग्लोबल इकोनॉमी था वो काफी स्ट्रांग था। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल इज वीक, तो हम लोग एक स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक रिलेटिवली हाई इन्फ्लेशन बट स्लोअर ग्रोथ। तो ये सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स का जो एक डायरेक्शन होता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो जनरली दे साइड विद ग्रोथ। इसका मतलब है जो आपका इंटरेस्ट रेट है ऑन अ रियल बेसिस, वो मतलब वो नेगेटिव रहेगा और वो फर्दर प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन द करेंसी। आने वाले समय में इंडियन मार्केट से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है 2 दिन से, जिस तरह से सेल ऑफ यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है, कैसे देखेंगे इस सारी चीजों का इम्पैक्ट आप इंडिया पे? देखिए, जब तक ऑयल या एनर्जी शॉक है, तब तो इंडियन मार्केट, वो डेट मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, उसके ऊपर एक नेगेटिव असर रहेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उनका सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। आनंद, जैसे आपने कहा कि 96.5 97 तक रुपया जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो अगर हो रुपए में, तो वो क्या होगा?
देखिए, बेस्ट केस सिनारियो है कि अगर होर्मुज का जो अभी फ्लोज है वो जो कंप्लीटली डिसरप्टेड है, अगर वो चालू हो जाता है, द ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो, उस सिचुएशन में द एंटायर थीसिस अराउंड यूएसडी विल रिवर्स। तो उस सिचुएशन में वी कैन सी 92 या 91 हाफ, बट दैट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंसिडरिंग द ग्राउंड सिचुएशन। बट अराउंड 92 के आसपास तब ये जा सकता है, बट इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months। ऑन वर्स्ट केस सिनारियो 99 के तरफ भी यूएसडीएनआर जा सकता है, बट जितना ये 100 के तरफ मूव करेगा, इफ ऑयल प्राइसेस जंप टुवर्ड्स 140 प्लस, तो आरबीआई का पेस ऑफ इंटरवेंशन विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल। वेल एब्सोल्युटली, काफी कुछ यहाँ पर इफ्स एंड बट्स है। आनंदे, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे आनंदे कह रहे हैं, अगर कच्चा तेल यहीं बरकरार रह सकता है तो 50-60 बिलियन डॉलर्स हम यहाँ पर कैड में ऐड होता हुआ देखेंगे। स्टैगफ्लेशन की तरफ हम फिलहाल शायद यहाँ पर जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ 96.5 के आसपास रुपया जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर कच्चा तेल 130-140 के करीब रहता है लंबे समय के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर रुपया और भी तेजी के साथ गिरता हुआ रह सकता है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एशियन मार्केट्स में रहा ही है, और आज कुछ और गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। ये तो बात हुई यहाँ पर रुपए की, लेकिन यहाँ पर कच्चे तेल पर भी नजर डाल लेते हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 105 के आसपास यहाँ पर कारोबार स्थित है। मार्केट्स को लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स यूएस ईरान का प्रीमियम बना हुआ है, लेकिन अब यूएस एंड चाइना में जाकर क्या होता है, वहां से नए रिएक्शंस आएंगे। देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 10 से 15% की वॉलेटिलिटी आपको प्राइस में देखने मिल रही है। अगर आप WTI देखें तो 90 से $100 के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली घूम रहा है, और अगर ब्रेंट देखें तो 95 से लेके 115, मैक्सिमम 110-115 की तरफ घूम रहा है। शॉर्ट टर्म में ये कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन है। मेरे हिसाब से ये लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अगर आगे के सारे महीने देखे, सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। अगर आप मई, जून, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट देखे तो $2 से $3 के डिस्काउंट्स में ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वॉर सिनारियो है, जो स्ट्रेस है, वो मुझे लगता है कि ईज हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट नो डाउट हायर लेवल पे टिका हुआ है, बट आगे जाके मुझे लगता है कि मार्केट में मंदी आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि सारे जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल है। जिस तरह आपने कहा कि रुपया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपये भी इससे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, और सारे करेंसीज एशियन बास्केट में सब करेंसीज 8 से 10% की गिरावट के साथ है। इनफैक्ट अगर आप स्टर्लिंग और यूरो देखें, वो भी ऑलमोस्ट 8 से 10% डिप्रिशिएट हो चुके हैं। तो फंडामेंटली यहाँ पे कच्चा तेल ही है जो मार्केट को प्रेशराइज कर रहा है। अगर ये जो वॉर सिनारियो है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है, तो आपको देखिए तेल में अराउंड $20 की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो अपसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, डाउनसाइड मार्केट में फॉल आने की चांसेस काफी हाई है। तो मैं मंदी की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट में 9,400 9,500 का स्तर है, वो अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। फिर से प्राइस आपको 9,100 से 9,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में धर्मेश, कैसे देखेंगे आप माप प्राइसेस को, क्योंकि इवन एज क्रूड हाई है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिली। एक तो ये चेंज इन सेंस ऑफ मनी रोटेशन कैसे देखते हैं, और जहां पे करंट प्राइसेस फिलहाल हैं, यहां से क्या किया जाए? देखिए, फंडामेंटली गोल्ड एंड सिल्वर काफी फर्म है। अगर आप देखिए, गोल्ड ने एक तरफा मोमेंटम दिया था, और चांदी ने भी। चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में गिनाया जाता है, और आप देखिए तो लास्ट 10 दिनों में कॉपर ने काफी अच्छा एक मोमेंटम दिया है। उस कारणवश आपको बेस मेटल से सिल्वर को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, और सिल्वर फिर से $80 की ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो सकता है, बट जब तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर $90 और डोमेस्टिक मार्केट में 3 लाख के स्तर ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए यहाँ से फिर से आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि शार्प रैली हो चुका है प्राइस में, और ये लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी कम दिख रही है। तो मैं सलाह दूंगा अराउंड 2,80,000 के लेवल पे आप बिकवाली करें, 2,85,000 का स्टॉप लॉस रखे। फिर से 2,60,000 से 2,50,000 के लेवल्स आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो फिर से मुझे लगता है कि $70-75 का स्तर है, जो मार्केट आके एक बार रुक सकता है। तो कुछ मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है। ऑफ कोर्स ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट आते हुए हमने देखी भी है। ओवरनाइट 6% की बढ़त थी, एज ऑफ नॉट 1.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर मार्केट्स में कारोबार है। चांदी पे कुछ और समय बिताएंगे। हमारे साथ गांधीज SK ज्वेलर्स के संजीव गर्ग हैं। संजीव जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो चांदी के प्राइसेस, और क्या चांदी वाले थोड़े से खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सोने की बात की है, चांदी नहीं खरीदे ऐसा नहीं बोला। एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी ने कहा जो बुलियन सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं और सिल्वर, उनके लिए मना करा है कि इस पे बाइंग नहीं करें, ज्वेलरी पे नहीं कहा उन्होंने। दूसरा, ज्वेलर्स आने वाले समय में चांदी सोने का रूप तो ले ही रहा है, और चांदी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है, ज्वेलरी के रूप में, यूटेंसिल के रूप में।
सोलर एनर्जी में बढ़ रहा है, ई ई व्हीकल में बढ़ रहा है, मेडिकल मेडिसिन में बढ़ रहा है, वो बहुत से इक्विपमेंट में चांदी की खपत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में चांदी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और चांदी एक 2.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच एक व्यापार करेगा अभी। और जो आने वाला समय है चांदी में, वो एक ऊंचे स्तर का जाकर गोल्ड की जगह चांदी ले लेगा। संजीव जी, जहां तक खरीदारी की बात है, किस तरह की बाइंग आप बाजार में आता हुआ देखते हैं? क्या प्रीमियम पे कारोबार है, और लोग अगर ले रहे हैं तो क्या एग्जैक्टली ले रहे हैं? एक्चुअल में जब 4 लाख के बाद जो डिप आया 2.35 तक का, 2.25 तक का, उसके बाद थोड़ा सा स्थिर हो गया था भाव। उसके बाद जब ऐसे ही पिकअप करा तो लोगों का रुझान फिर से चांदी में बाइंग में बढ़ रहा है। उन्हें फिर लग रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख के बाद चांदी जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा है, या फिर आर्टिकल्स, ज्वेलरी, वहां पर आपको लगता है थोड़ा सा डिक्लाइन है? एक्चुअल में गोल्ड के भाव बढ़ने के कारण लोगों का रुझान चांदी में बढ़ गया है। जिसके क्षमता नहीं है गोल्ड खरीदने की, वो चांदी, शादी का सीजन चल रहा है, त्योहार का सीजन चल रहा है, तो चांदी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। और किस तरह से ले रहे हैं लेकिन लोग? कुछ जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टर कर रहे हैं। मगर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो ज्वेलरी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यूजली ऐसा होता है कि जब खरीदारी आती है संजीव जी, तो हम थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखे हैं। गोल्ड का प्रीमियम थोड़ा सा हाई गया है बाजार में, चांदी कैसी है? चांदी का भी प्रीमियम माइनस में इस टाइम, क्योंकि पे है एमसीएक्स चांदी? में तेज है और फिजिकली डाउन में है इस टाइम। चांदी डिस्काउंट में क्योंकि होने का क्या मतलब है, और क्यों है ये? चांदी में डिस्काउंट का मतलब बायर ज्यादा नहीं है इस टाइम, ओके। बिक वाली ज्यादा हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन बुक कर रहे हैं। जिसने 2.25 2.30 में चांदी खरीदी थी वो इस टाइम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना। यूजली ऐसा देखा जाता है संजीव जी कि जो रिसाइकल चांदी है या मुनाफा वसूली है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं आती है, सोने में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन चांदी में भी आपको लगता है जिन लोगों ने निचले स्तरों पे लिया है वो चांदी लेके आ रहे हैं मार्केट्स में अभी? एक्चुअल में क्या थोड़ा ट्रेंड बदल गया है लोगों का। ओके। अब ट्रेडिंग का रूप ले लिया सोने चांदी और बेस मेटल में। जो पहले शेयर इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक कर रहे हैं। ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ गई है इस बेस मेटल, गोल्ड और सिल्वर में। ऑल राइट। और प्राइसेस आपको लगता है 2.5 से 3 लाख में यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे? आगे जाकर अगर किसी को विकल्प हो कोई चांदी खरीदने का, तो किस तरह से लेने की आप राय देंगे? जब तक 2.50 नहीं आया, जब तक चांदी बाइंग नहीं करना चाहिए। 2.75 से लेकर 2.85-90 तक सेल करना चाहिए। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया संजीव जी यहाँ पर हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली एक रेंज बाउंड चांदी यहाँ पर बनती हुई, डिमांड अच्छी खासी है। एज ऑफ नाउ डिस्काउंट में चांदी भारतीय बाजारों में काम कर रही है यहाँ पर, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली और कुछ बिकवाली यहाँ पर फिर से लौट कर आई है। और वो पॉसिबल भी है क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर इक्विटीज में आता हुआ देखा है, हमेशा ये देखा जाता है कि अगर दूसरे एसेट क्लासेस में एक सेल ऑफ है तो बाकी जहाँ पर प्रॉफिट्स बन रहा है वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बिकवाली में आ जाते हैं। धर्मेश, मेटल्स की बात करेंगे क्योंकि तेजी यहां पर है। कॉपर ऑल टाइम हाइज के बहुत आसपास, लिथियम कार्बोनेट में तेजी है, जिंक में बढ़त देखने को मिली, स्टील के प्राइसेस यहां पर ऑलमोस्ट 1 साल के हाइज पर हैं। कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल पैक? डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम है मार्केट में, स्पेशली ऑन द कॉपर साइड में अभी भी काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि कॉपर में फंडामेंटली काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है और प्राइस अभी भी अंडर परफॉर्म है। अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस फिर से 1400 के स्तर आपको दिखा सकता है। इसमें काफी बुलिश मोमेंटम भी है और बाइंग भी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। दूसरी हॉट कमोडिटी अभी रहेगी एल्यूमिनियम में, काफी स्लो एंड स्टेडी कमोडिटी है। नो डाउट वोलेटिलिटी आपको पूरे के पूरे कमोडिटी पैक में देखने मिली, बट एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जो ज्यादा हिली नहीं है और इनफैक्ट स्थिर थी। यहाँ से मार्केट में मोमेंटम अभी भी काफी फर्म है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 380 से लेके 390 के स्तर आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। इसमें बाइंग काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में और जो सप्लाई है वो काफी कंस्टेंट है। तो शॉर्ट मोमेंटम में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एल्यूमिनियम में ध्यान रहे, और प्लस अगर रुपया और डिप्रिशिएट होता है तो ये 400 के स्तर भी दिखा सकता है। तो फंडामेंटली कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों काउंटर काफी बुलिश है। यहाँ से अगर खरीदारी की बात की जाए तो आपको कहाँ पे लगता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी है? जैसे आपने कहा सभी जगह बुलिश है, आई रिमेंबर आप ये कहते भी रहे हैं। कॉपर में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है? या फिर आपको लगता है आगे जाकर अगर क्रूड हाई रहेगा, क्या क्या मेटल्स में इफ्स एंड बट्स हैं, या फिर आपको लगता है क्लियर बाइंग स्ट्रैटेजी है?
देखिए इफ्स एंड बट्स अगर आप देखें तो ये मोमेंटम एज ऑफ नाउ कुछ है नहीं मार्केट में। अगर आप देखें 1400 की कमोडिटी 1200 और 1200 से फिर से 1400 की तरफ बढ़ गई, इसका मतलब है कि बाइंग काफी हाई लेवल पे डिमांड है इसकी। प्लस अराउंड द वर्ल्ड इवन दो डॉलर इंडेक्स 100 की तरफ बढ़ रहा है, कमोडिटी मार्केट में वीकनेस आनी चाहिए, बट बेस मेटल में वीकनेस नहीं आ रही। इसका मतलब है कि फंडामेंटल बाइंग काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट सप्लाई है। और अगर आप देखिए तो जो ग्रोथ एंटिसिपेशन है और इंटरेस्ट रेट की कट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स को इससे सपोर्ट मिल सकता है और यही आपको प्राइस में देखने मिल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर 1370 का नीचे अगर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। 1350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसे, और 1400 से लेकर 1410 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करें। ये किंग कमोडिटी है और ये अगर मोमेंटम देगी तो सारे बेस मेटल्स इसे फॉलो करेगी। तो शॉर्ट टर्म में मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में। पॉइंट टेकन। तो तेजी यहाँ पर कॉपर में आगे बरकरार रह सकती है। कच्चे तेल की हमने यहाँ पर बात की है और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, वेल बाइंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। वेल इसी के साथ अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. बॉन्ड्स का अगर हाल देखा जाए तो 10 ईयर बॉन्ड जो बेंचमार्क यील्ड है वहां पर 7% हमने फिर से निकलता हुआ देखा है। बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, कच्चा तेल 105 के आसपास है, इक्विटीज में सेल ऑफ है, रुपए में फिर से गिरावट है और ये सभी चीजें यहां पर बाजार को लगातार बॉदर करती हुई नजर आई हैं। महंगाई की चिंता से बाजार पर दबाव भी बढ़ा है और घरेलू लिक्विडिटी स्थिति अभी सहज है, ऐसा कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले समय में घरेलू लिक्विडिटी यानी कि एनडीटीएल के 0.8% पर हम यहाँ पर बरकरार हैं और जहां तक बॉन्ड्स की रेंज है वो 6.9 से 7.1% के बीच में रह सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार हमने बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती आते हुए देखी है। फेब एंड ऑनवर्ड्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो कॉन्वर्सेशंस हैं, टोन है, स्टेटमेंट्स है, वो भी यहाँ पर बदलती हुई नजर आई हैं और यहाँ पर दरें बढ़ने की संभावना हमने बैंक ऑफ जापान से तो सुनते हुए भी देखी है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि 6.9 टू 7.1% के दायरे के बीच में यहाँ पर संभव है कि बॉन्ड यील्ड्स कारोबार करें बाकी के बचे हुए मई के महीने के लिए। और जहाँ तक इशुएंसेस की बात है, वेल यहाँ पर KVTL यहाँ पर रेस करना चाहता है करीबन 13 बिलियन 7 बॉन्ड्स के जरिए। यहाँ पर ये रकम जुटाने की एक्सपेक्टेशन है। नैबफिड भी यहाँ पर रकम जुटाना चाहते हैं 40 बिलियन के आसपास की। ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं जिनकी मैच्योरिटी 14 मई 2036 की है। कोटक महिंद्रा आपकी लिस्ट पर है और ये भी चाहते हैं कि 5 बिलियन ये जुटा पाएं। 16 अप्रैल 2031 की इनकी बॉन्ड मैच्योरिटी है। हमारी लिस्ट पे अगला कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प का और इनकी योजना है 10 बिलियन जुटाने की। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ चुका है और ये 11 मई 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के जरिए ये रकम जुटाना चाहते हैं। IKF फाइनेंस भी 1 बिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 13 नवंबर 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड बाजार में लेकर आए हैं। नुवामा वेल्थ 2 बिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 13 नवंबर 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड के जरिए ये करने की कोशिश में है। एंड फाइनली 361 एसेट यहाँ पर 2.5 बिलियन जुटाना चाहते हैं। मई 2029 के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के साथ ये बाजार में यहाँ पर हैं। और नवी फिनसर्व 1 बिलियन जुटाना चाहते हैं। नवंबर 2028 की इनकी भी यहाँ पर बॉन्ड मैच्योरिटी है। तो वो सारी की सारी कंपनीज हैं और हमने देखा है कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को वापस बाजार में लौटते हुए डेट मार्केट से यहाँ पर रकम जुटाने की कोशिश में। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. हमने कल आते हुए देखी थी हल्की सी मुनाफा वसूली, आज यहाँ पर है तो एक रेंज में कारोबार है। हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के यशु दत्वानी अब जुड़ चुके हैं। यशु नमस्कार। सबसे पहले आपकी सेंस यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस पर। गोल्ड प्राइसेस हमको ग्रेजुअली बुलिश लग रहे हैं। कम से कम 15 से 20% यहाँ से ग्रेजुअल अपसाइड लग रहा है, खास करके इंटरनेशनल प्राइस में। और जो डॉलर का डिप्रीशिएट हो रहा है और अभी आगे ऐसा भी लगता है कि रुपी और भी शायद डिप्रीशिएट होगा ऑयल के कारण, तो उसके वजह से डेफिनेटली लग रहा है कि प्राइस में बढ़त आनी चाहिए। इशू और दूसरी चीज जिससे पूरा का पूरा मार्केट पिछले 24 घंटे में रिएक्ट करता हुआ आया है वो है प्रधानमंत्री की अपील देशवासियों से, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक सोना और सोने की ज्वेलरी ना खरीदी जाए। इससे सपोर्ट आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट को और रुपए की गिरावट में यहाँ पर इसे संभालने में मदद भी मिलेगी ताकि सोना बहुत इंपोर्ट ना हो।
कैसा रिएक्शन है, क्या इंडस्ट्री कॉन्वर्सेशंस हैं उस चीज में? तो ये तो संडे रात से एक शॉक लग गया इंडस्ट्री को, और कल का दिन पहला दिन था जो लिटरली वर्किंग वाला डे था। तो जहां तक क्लाइंट का सवाल है, कल हमारे यहाँ सेल हुई, हम खुद देख रहे थे कि क्लाइंट का क्या रिएक्शन है। तो 2 या 3 क्लाइंट जिन्होंने खरीदा कल सामान, वैसे भी मई है, थोड़ा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा वीक होता है महीना। पर कल हमने सेल किया, और जिसने एक ब्राइडल सेट खरीदा, उस लेडी के साथ मैं खुद बात कर रहा था, उसने आधी कीमत अपने पुराने गोल्ड से दी, और फिर बाकी का उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये शायद कहना फिर भी ठीक होता कि आप अपना पुराना गोल्ड रिसाइकिल करिए। ये कहना कि गोल्ड खरीदिए मत, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री कितने कारीगर लोगों को संभालती है, जीएसटी के हम इतने कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज इसके साथ जुड़ी हुई है। तो एक और इजी भी नहीं है। हिंदुस्तान में लोगों का जो लगाव है सोने के साथ, खास करके शादी के समय पे, एक सेंटिमेंटल और इमोशनल कनेक्ट लोगों का है गोल्ड के साथ। तो अभी ये हम देख रहे हैं कि, और आगे हमको देखने मिलेगा कि कितने लोग वाकई में सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को। पर मुझे लगता है जो सही काम है वो ये है, और हम अभी अपने क्लाइंट्स को भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप पुराना अपना सोना जो है उसको रिसाइकिल करो। तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, गोल्ड इंपोर्ट भी रुक जाता है, उसमें बढ़त नहीं होती है, और एट द सेम टाइम जो कारीगर है उनको काम मिल रहा है, जो सेल्समैन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको काम मिल रहा है, और काम चल रहा है। आई थिंक दैट इज द राइट मिडिल पाथ अप्रोच जो मुझे लगता है लेना चाहिए। इशू, पिछले 24 घंटों में हमने भी बहुत लोगों से बात करी, और 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं, उस पर आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे। एक तो ये कि लोगों को लगता है कि अगर शायद रेगुलेटर्स यहाँ पर 2-3 महीना देखना चाहें कि अपील काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर शायद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े या जीएसटी बढ़े, तो लोग शायद पहले ही यहाँ पर खरीद रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खरीदने को मना किया है, शायद इंपोर्ट नहीं करने को बोलना चाहिए था, क्योंकि जो गोल्ड ऑलरेडी कंट्री में है वो शायद खरीदा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके दोनों बातों से। और हाँ, ये रिएक्शन आ सकता है, लोगों को जो डर है कि अगर बाय चांस इसके कारण भाव बढ़ जाएंगे और हम अभी ले लें, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये रिएक्शन से उल्टा जो एक्सपेक्टेशन था उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। और मुझे लगता है, कहीं मेरी ये खुद की मानना है कि शायद गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाए, और हो सकता है जीएसटी को 1 साल के लिए बढ़ाए, और ये भी कहे कि 1 साल के बाद हम कम भी कर लेंगे, सो दैट वो एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का वो यूज हो सकता है। पर ये तो अभी समय ही बताएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है बेस्ट चीज ये है कि गोल्ड को रिसाइकिल किया जाए। हमारे देश में इतना सारा सोना है, और हर एक फैमिली में काफी सोना ये ऐसा भी है जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जो अंदर सेफ में पड़ा है। तो हम उनको वो एनकरेज करें कि जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, पुरानी डिजाइन हो गई है, पुरानी चीजें हो गई है, उसको आप निकालिए। और आई एम श्योर बहुत सारे ज्वेलर अभी अपने स्कीम्स भी लाएंगे। हम भी अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि उसमें हम आपसे मुनाफा भी नहीं लेंगे, जो आपका गोल्ड का प्योरिटी जो निकलेगा वो सेम प्योरिटी पे हम आपको क्रेडिट देंगे, और उसके बदले में आप हमसे खरीद सकते हो। तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही अप्रोच है। पॉइंट टेकन। ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो रिएक्शन भी यहाँ पर देने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद ज्वेलर्स, और जैसे कि आपने कहा कि आप भी इस तरफ देख रहे हैं कि एक्सचेंज और रिसाइकल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो नया इंपोर्ट है वो यहाँ पर कम किया जा सके। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। Powered